हाँ भाई, शीट में से क्या होमवर्क दिया था? हाँ, शीट का पीडीएफ डिस्कस हो चुका है ग्रुप पे। डू ये सेल्फ कितना? 1 से 5। यस। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। डू ये सेल्फ 1, डू ये सेल्फ 2, 3, 4, 5। और क्या दिया था ओवन में? 1 2। ठीक है, निकालेंगे, ओवन निकालेंगे। एक्सरसाइज ओवन के अंदर 1 से 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 7 तक। 7, 5 6 7। 8 से 11। 8 से 11। 11 तक ही दिया था। रेस दिया था इसके अलावा? रेस नंबर 23 निकालेंगे। यस। रेस भी एल एन प्लस पे अवेलेबल है। एल एन प्लस पे अवेलेबल है। सॉल्यूशन भी ठीक। 23rd रेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इसके अलावा होमवर्क? एक तो दिया था 2 लाइंस चेक करने के लिए, तो 2 क्लास में करे थे उसके पार्ट, 2 घर के लिए दिए थे। तो पहला वाला होमवर्क वाला स्क्यू लाइंस, और दूसरा वाला को इंसिडेंट, और एक में रेशियो प्रूव करना था। वो क्लास के क्वेश्चन के जैसा था, लाइन को सॉल्व करके पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्लास में कराया था एक क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही था। हमने क्लास में शायद पैलोग्राम वाला लिया था और वो ट्रायंगल वाला दिया था। उसमें आंसर भी अपने को पता था, कितना रेशियो लाना था, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? ए से पास कर रही है, नेकेड आई से दिख रहा है यहाँ पे। ये इस पॉइंट से पास कर रही है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर और लैम्डा की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो इस लाइन को अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक पॉइंट तो नेकेड आई से दिख रहा है ए, फिर अब लैम्डा को जैसे 1 रख दिया तो ए प्लस पी आ गया, लैम्डा को कुछ हाफ रख दिया तो ए प्लस पी बाई, ऐसे करके अपने को इस लाइन पे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे? इस तरह से एक और लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये लाइन भी कहां से पास करी है? यानी कि जो दोनों लाइन पे एक चीज समझ में आई कि क्या कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। मैंने तुम्हारी यहाँ मदद कर दी है, ये पॉइंट तुम्हें डायरेक्टली दे दिया है मैंने। पिछली क्लास में मैंने निकालना सीखा था शायद, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया है तुम्हें, जहां पर दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? इसका क्या है?
तो ये हमारी लाइन L1 है, ये मान लेते हैं ये डायरेक्शन P का है, तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन Q का है। हेडिंग पढ़ना क्या लिखी हुई है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली है। तो लाइन इन दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो एंगल बाइसेक्टर आने वाला है वो यहीं से पास होगा। और जिन्होंने भी 11th पढ़ी है उनको पता है दो बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, भले लाइंस परपेंडिकुलर हो या ना हो। तो दूसरा बाइसेक्टर इसके एकदम परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे ये ऐसे आएगा। मान लेते हैं ये B2 है। अब किसकी इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से देखना, लाइन की। लाइन के लिए क्या कहा था मैंने, लाइन के डायरेक्शन कितने होते हैं, लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन इस लाइन की। तो इस लाइन का डायरेक्शन तो ये भी है और ये भी है। और ये लाइन कहां से पास करी है, तो B1 का आंसर आ चुका है। अगर मैं बाइसेक्टर B1 बोलूं क्या होगा, तो कह सकते हैं A वेक्टर प्लस सम स्केलर टाइम्स इसका डायरेक्शन, और ये होगा डायरेक्शन इसका। और ये कौन है, बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब मेरा तुमसे सिर्फ इतना सा सवाल है कि तुम अगर थोड़ा भी दिमाग रखते हो तो ये लाइन का डायरेक्शन क्या है, P है, इसका डायरेक्शन Q है, और ये जो है बाइसेक्टर है इन दोनों के बीच का। तो यानी कि ये इसको और इसको इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा। तो ये वाला डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पहले सोचेंगे फिर आंसर दें कि कैसे अपन लोग ये डायरेक्शन लिख सकते हैं। बहुत आसानी से सोच करके बताया जा सकता है, पहले सोचना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, है ना। कोई भी बच्चा अभी बाकी भी बैच में पढ़ाया था तो बता दिया था आधे से क्लास में, है ना। ये डायरेक्शन Q है, ये डायरेक्शन P है, ये बाइसेक्टर है इनके बीच का, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला डायरेक्शन चाहिए बस मुझे, बस ये वाला डायरेक्शन। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, बहुत सिंपल। हाँ, ऐसा क्यों होगा। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, why this is going to work over here, लॉजिक वाइज। यहाँ पर हम लोग 11 क्लास पढ़े होंगे तो हमने एक रोम्बस के बारे में सुना होगा। तो रोम्बस जो होता है उसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं, और रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है अगर पढ़ा हो तो रोम्बस के अंदर ये डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रोम्बस बना सकते हैं, और एक रोम्बस यहाँ बनने के बाद ये जो बन जाएगा ये डायगोनल वेक्टर बन जाएगा उस रोम्बस का। तो रोम्बस बनाने के लिए हमें ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ बराबर चाहिए होगी। तो ये वाली साइड लेंथ का डायरेक्शन क्यू है, तो इस तरफ एक यूनिट वेक्टर सोचेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यू कैप। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक यूनिट वेक्टर सोचेंगे, ये क्या हो जाएगा, पी कैप। और अगर मैं इसको फोटो को कंप्लीट करूं तो ये एक रोम्बस बन चुका है। तो ये जो डायगोनल वेक्टर आएगा ये क्या हो जाएगा, ये इनका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यानी कि ये वाला जो वेक्टर बनेगा हमारा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी कैप प्लस क्यू कैप। नहीं समझ में आया होगा, बस यहाँ पर हमें क्या लिखना, पी कैप प्लस क्यू कैप। ये हमारा B1 का आंसर आ गया। अब B2 की बारी है। B2 में हमें इधर रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो अगर ये P है और ये Q है तो ये उल्टे डायरेक्शन में क्या हो गया, माइनस क्यू कैप। अब यहां पर एक रोम्बस बन जाएगा, दिख रहा हो तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो ये क्या हो गया, P माइनस क्यू। तो जो B2 बाइसेक्टर हमारा आया उसका आंसर आ जाएगा, कहां से पास कर रहा है, यहीं से। तो ये तो हो गया A प्लस सम, T यूज हो गया, लैम्डा यूज हो गया, कुछ और यूज कर लेते हैं S, और ये आ जाएगा तुम्हारा P कैप माइनस क्यू कैप। क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह Q माइनस P लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर लाइन इधर के डायरेक्शन में P माइनस क्यू है, उल्टे डायरेक्शन में Q माइनस P हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर मैं P प्लस क्यू की जगह चाहूँ तो माइनस P
माइनस क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि अगर ये वाला डायरेक्शन ये वाला है तो लाइन इधर जाएगी तो इसका डायरेक्शन बिल्कुल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से। अगर समझ में आया हो तो आंसर। तो दो लाइन के बीच के वेक्टर इक्वेशन बाइसेक्टर की किस तरह से लिखी जाएगी ये अपन लोगों ने यहां पर सीखा है। अच्छा, मैं ये यहाँ पर उम्मीद करता हूँ, है ना, मतलब मानता हूँ कि एक बच्चे को यहाँ से पी वेक्टर मिल जाएगा, तो पी वेक्टर से शायद वो पी कैप निकालना जानता हूँ, है ना। इतना मैं समझता हूँ कि सबको पी कैप और पी वेक्टर में अंतर पता होता हो। ये याद रखना है ना, एग्जाम में भी डिराइव तो कर सकते हैं, सोचेंगे जैसे मैंने समझाया, तो लेकिन अगर याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलो, सामने देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन पे हमारे को ये तीन पॉइंट्स लिखे हुए, मान लो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हमें बोला गया है बताओ ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं वेक्टर के अंदर चेक करने के, स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे होते थे, है ना। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके की बात करता हूँ, एक सिंपल सा तरीका। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि ए का पोजीशन वेक्टर है 2, 5, -4। ये -3, 4, 7 और -6, ये तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख दिए मैंने। अब मैंने कहा कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, तो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर लिख सकता हूं। कितने पॉइंट्स है? 3C2 PNC, 3C2 से कितने मतलब लाइंस बन सकती है? तीन। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हुए तो फिर जो वेक्टर्स मैं 3C2 तरीके से बनाऊंगा वो सब एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, यानी कि वो वेक्टर्स कैसे बनेंगे? पैरेलल। हाँ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग पहले एक तो काम कर दें कि हम ए बी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हमारा आता है लगाना। तो हम लोग एक तरीके से ए बी वेक्टर लिख के उसका मॉड ले रहे हैं, या सोचे वही √x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर और z2 - z1 स्क्वायर कितना आ रहा है? √3 आ गया। अब ये ए बी आ गया। अब ए सी निकालते हैं। ए सी कितना होगा? हाँ, हाँ, 2√3। मैं तुम जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ। बीसी निकालना, बीसी 3√3। क्या इनमें से किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या? यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली what we can see is that AB plus AC is giving you BC। हो गया प्रूफ?
इसका मतलब है देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कैसे हो गया प्रूफ? ये ये आया तो इससे प्रूफ कैसे हो गया? हाँ, ये आने पे हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि कोलिनियर है? हाँ हाँ, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे तो एक ट्रायंगल बनता, और ट्रायंगल बनता तो सम ऑफ टू साइड जो होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। बराबर आने का मतलब ही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसी को करने का, मेथड टू। ये मेथड वन था। मेथड टू, जैसे मैंने कहा कि मैं 3C2 तरीके से 3 वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मैंने कोई भी 2 लिख लिए। एक मैंने ए से पकड़ के बी लिख दिया। ए बी वेक्टर कितना आ रहा है? -i कैप -j कैप +k कैप, ये सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैंने लिखा ए सी वेक्टर। ए सी कितना होगा? 2i कैप। दिख रहा है क्या? एंड आई कैन सी दैट ए सी वेक्टर इज 2 टाइम्स -2 टाइम्स ए बी वेक्टर। और ए सी वेक्टर लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर होता था, इसका मतलब क्या होता है? यानी ये वेक्टर्स कोलिनियर है, और इन वेक्टर से बनने वाले वेक्टर जो है उनमें एक पॉइंट कॉमन है। तो फिर ये पैरेलल ये वाला केस नहीं हो सकता, ये ओवरलैपिंग वाला ही हो सकता है, क्योंकि ए पॉइंट दोनों में कॉमन है। पिछली क्लास का क्वेश्चन अगर समझ में आता हो तो दूसरा मेथड ये हो गया, हेंस दे आर कोलिनियर, हेंस प्रूव। तीसरा मेथड ओरली बोल सकता हूँ मैं, जो बेकार है, मतलब ये बेस्ट है दोनों मेथड, तीसरा बेकार है। तीसरा ये है कि कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 3। किन्हीं 2 पॉइंट को यूज करके क्या एक लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है वेक्टर फॉर्म में? पिछली क्लास में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था लाइन का, तो 2 पॉइंट से पास होती हुई एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी, यहाँ पे लिख दी। अब बस ये चेक करेंगे कि तीसरा पॉइंट उस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? लाइन की इक्वेशन लिख करके जनरल पॉइंट लिखेंगे। तो जनरल पॉइंट में एक्स को 4 के बराबर करेंगे तो एक लैम्डा आ जाएगा। वो लैम्डा को वाई और जेड में पुट करके देख लेंगे कि 7 और -6 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये तीसरा मेथड हो गया। अब आते हैं हम चौथे मेथड पे, जो एनालिटिकल मेथड है। पहले ये कॉपी करें फिर उस पर आते हैं। 3 तो मैंने बता दिए यहाँ पे। चौथा अब मैं अपन लिखने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का मेथड है और इसका यूज थोड़े क्वेश्चंस में अलग तरह से आता है। मेथड 3 है, राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड चेक वेदर सी लाइज ऑन इट और नॉट। ये मेथड थर्ड हो गया। हाँ, वो पेपर जो डला था जेई का करा अटेम्प्ट लोगों ने? हाँ, जिन्होंने भी, मतलब बाकी तो खैर जो सिंसियर लोग नहीं होंगे उन्होंने तो खोल के देखा भी नहीं होगा। जिनको पता है कि वैसे उनसे कुछ होने वाला नहीं है, वो काहे को खोल के देखेंगे। लेकिन जो भी लोग पढ़ रहे होंगे शायद उन्होंने पेपर देखा होगा। तो क्या 50% नंबर लाना असंभव है उस पेपर में? हाँ, 50% नंबर लाना संभव है? तो आज की तारीख में बैठा हुआ बच्चा अगर आईटी जेई का पेपर हुआ है, उसमें कितने परसेंट नंबर ला रहा है? मान लो 50% ला सकता है इस वजह से बैठा हुआ। तो अभी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कितने महीने हैं, 7-8 महीने बाकी है जे एडवांस के पेपर में। अगर कोई बच्चा आज की तारीख में हुए हुए अभी संडे के पेपर में 50% मार्क्स ले आया उस पेपर में जो बैठा हुआ है, तो 8 महीने में अगर वो जम के तैयारी करे तो 60 से 70% नंबर वो इजीली स्कोर करने की सोच सकता है, मेहनत करके। और 60 से 70% का मतलब है टॉप 500 वाला बच्चा है। सिंपल। बट हमें अगले साल भी तो चाहिए होंगे ना लोग बाग, जो कहेंगे कि ये इतिहास का सबसे टफ पेपर है ना? जैसे अभी बोला ना लोगों ने, इस पेपर को देख करके बोला ना अभी भी। अभी भी तो लोग कह रहे हैं ना कि ये पेपर बहुत टफ है, इसमें तो 10% 20% नंबर लाना ही बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं कौन से लोग ये कहाँ पढ़ते हैं। हाँ,
हाँ हाँ, बस 50% नंबर लाना तो संभव था ही नहीं इसमें। इसमें तो 50% नंबर लाना मतलब बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाता। वो ये बातें वो लोग करते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, जो लोग 2 साल तक टाइम पास करते हैं इंस्टीट्यूट में आके। पढ़ने वाला बच्चा ये सब बातें कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह के सवाल थे, नोट्स में कैसे सवाल होते हैं, शीट में कैसे आते हैं, टेस्ट पेपर में कैसे आते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसमें से एक बच्चा कभी नहीं कहेगा, है ना। ये वो क्राउड होता है जो बस इसीलिए आता है कि ये बोल पाए इतिहास का सबसे टफ पेपर। ऐसे लोग चाहिए होते हैं खैर, माहौल बनाने के लिए। अभी तो 2 चैप्टर 3 चैप्टर के सवाल तो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना, वो हटा दें। और वो पढ़ लेंगे, उसके बाद वो पेपर के क्वेश्चन भी कर लेना, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो हमारी वेरी एलिमेंट्री एक्सरसाइज का सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, O1 से पहले एक वेरी एलिमेंट्री एक्सरसाइज डली हुई, उसका सवाल है, एज इट इज उत्तर के आया हुआ एडवांस, एज इट इज। खैर, एनीवेज, टेस्ट ऑफ कोलिनरिटी, तीसरा मेथड के बाद हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं टेस्ट ऑफ कोलिनरिटी। ये चौथा तरीका कह सकते हैं, टेस्ट ऑफ कोलिनरिटी। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी, 3 पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी with position vectors with position vectors a vector comma b vector comma c vector with position vectors a vector comma b vector comma c vector respectively are collinear, are collinear are collinear। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब, हाँ, ये कई बार बता चुका हूं मैं। डबल एम्प्लाइज का मतलब, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, बाय कंडीशनल है। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, if and only if there exist scalars, if and only if there exist scalars x comma y comma z, x comma y comma z, not all zero simultaneously, यानी x y z तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, not all zero simultaneously। If and only if there exist scalars x comma y comma z, not all zero simultaneously, such that such that such that के बाद सेंटर ऑफ द पेज पे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर वेयर x प्लस y प्लस z इज 0। x प्लस y प्लस z इज 0। रिपीट कर देता हूँ एक बार स्टेटमेंट। 3 पॉइंट्स कैपिटल ए बी सी with position vectors a vectors b vectors c vector respectively are collinear if and only if there exist scalars x y z, not all zero simultaneously, underline not all zero simultaneously, such that x a vector plus y b vector plus z c vector is 0, where x plus y plus z का सम भी 0 होगा। ये क्या लिखा है और इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, सामने देखेंगे। इसी पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा मैं ना, इसलिए इसका प्रूफ ध्यान से देख ले जिनको भी समझना है। हमने कहा पहले केस में, केस 1, कि मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है
और सी पॉइंट है, आर कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनर है तो वो कह रहा है कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे जहां पे तीनों का सम तो 0 होगा, बट तीनों वेरिएबल जो एक्स वाई जेड है वो एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और फिर ये एक्स वाई जेड ऐसे स्केलर होंगे जो इस वेक्टर इक्वेशन को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनर है पहले केस में, और फिर कोलिनर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो दूसरा केस में हम इस इक्वेशन को ट्रू मानेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो देख लेना ध्यान से, अगर समझ में आए तो प्रूफ। ये सी पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है तो कोई ना कोई एक पॉइंट बाकी दो को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि बी ने इसको लेमडा इस टू 1 में इंटरनली डिवाइड किया। अगर बी ने डिवाइड किया तो हम बी वेक्टर को सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स सी प्लस 1 टाइम्स ए अपॉन लेमडा प्लस 1। ये तो लिख ही सकते हैं। और ये लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं ऐसा कुछ लिखा है, 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस लेमडा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर एंड लेमडा टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। हम इस माइनस साइन को भी अगर अंदर लेके चले जाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर समझ में आए तो। और यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल वैसा बन गया है, ये काम कर रहा है एक्स का, ये काम कर रहा है यहाँ पे वाई का, और ये काम कर रहा है यहाँ पे जेड का। देख सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर को फॉलो कर रहा है। और अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ू यहाँ पे तो देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या थी 1, वाई की वैल्यू थी माइनस लेमडा माइनस 1, और जेड की वैल्यू थी लेमडा, और इनको जोड़ने पे 0 ही आ रहा है। हेंस प्रूफ कि अगर वेक्टर कोलिनियर है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा पार्ट, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर नल है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम भी 0 है। अब इसको ट्रू मान करके ये प्रूव करूंगा कि वेक्टर्स अगर इसको फॉलो करते हैं तो फिर वो कोलिनियर होंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने इसको, लिख सकता हूँ ऐसे? नहीं लिख सकता। इस इक्वेशन से इस एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दी, कितना आ गया नीचे? ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है, वाई टाइम्स बी वेक्टर जेड टाइम्स सी वेक्टर अपॉन वाई प्लस जेड। ये कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। तो यहां से एक समझदार बच्चे को इतना इशारा काफी होता है कि ये पॉइंट ए रहा होगा और ये y इज टू जेड में, तो y इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा b, तो यहाँ होगा b वेक्टर और यहाँ होगा c वेक्टर। और इसको देख करके अपन कह सकते हैं पक्की बात है कि ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, हेंस द 3 पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर। दोनों तरह से प्रूव करके देखिए, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है वो उस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और अगर कोई वेक्टर उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। हेंस प्रूफ बोथ वेज इट इज नाउ प्रूफ। फटाफट कॉपी कर लेंगे। एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूँ घर के लिए, घर से सोच के आ जाएंगे तो अगले टर्न पे डिस्कशन हो जाएगा। ये है सवाल, पहले प्रूफ लिख लेना उसके बाद यू कैन कॉपी दिस क्वेश्चन।
ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, रफ में ट्राई कर ले और सॉल्यूशन के लिए आधा पेज छोड़ दे। चाहे तो ये फोटो बना सकते हैं, मैं फोटो ही बना देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये ओरिजिन पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पी वेक्टर है और ये वेक्टर मान लेते हैं क्यू है। पी और क्यू एक्ट एट ओरिजिन हैव रिजल्टेंट आर, ऐसे एक वेक्टर मिला जो कि ये आर वेक्टर है। तो अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर। ये इक्वेशन मिल गई यहाँ से। इफ एनी ट्रांसवर्सल, किसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, लाइन को। तो एक लाइन है जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन को कट कर रही है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन है, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन है। एक ऐसे लाइन आई और उसने इन तीनों को कट किया एट ए, तो पी को कट करा ए पे, क्यू वाले को एक करा बी पे, और रिजल्टेंट वाले को उसने बोला है कि सी पे, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सी पे कट किया। तो एक ऐसे लाइन आई और उसने इसको ए बी और सी पे कट कर दिया। अब वो कह रहा है कि ओपी की लेंथ, अब ओपी क्या होगा, तो मान लेते हैं ये वाला वेक्टर क्या है, ये वेक्टर कितना है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लेते हैं आर है, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू है। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ओपी वेक्टर अपॉन ओए वेक्टर, ये रहा ओपी वेक्टर, ये रहा ओए वेक्टर, इसका रेशियो प्लस ये रहा ओक्यू वेक्टर और ये रहा ओबी, तो इन दोनों का रेशियो, इस मैग्नीट्यूड प्लस इस मैग्नीट्यूड का सम कुछ स्केलर टाइम्स ओ आर अपॉन ओ सी आता है। ये रहा ओ आर और ये रहा ओ सी। तो हमसे पूछा वो स्केलर के कितना होगा जिसके लिए फिर ये ट्रू होगा। तो चाहे तो ये फोटो बना सकते हैं साथ में, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए घर पे सवाल सोचने में। इसी के नीचे फोटो बना लेना। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये फटाफट जो भी लोग डायग्राम वायग्राम बना रहे हैं फटाफट कंप्लीट करें। हो गया। 11th क्लास में सब लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख रखा होगा, उसी को रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें जो भी मैथ्स में एक्स्ट्रा काम आएगी वो चीजें देखने वाले। तो पहली चीज तो ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें ऐसा देखा जाता है कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये ए है, ये बी है, इनके बीच का ये एंगल कौन है? थीटा। तो थीटा एक्चुअली इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहां से हम लोग अगर बी डॉट ए बी पूछते तो भी हमारे कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं आता, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आता, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आता और कॉस थीटा आता। इसका मतलब हमें ये पता चलता है यहाँ से, क्या पता चलता है यहाँ से? हाँ, हाँ, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, बराबर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव होता है? नहीं होता? अच्छा, नहीं होता होगा। दूसरा पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट इज, अगर ऐसा लिखा हुआ है मेरे सामने ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको आई कैन राइट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आता, यहाँ पर भी माइनस आ जाता। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर ए डॉट बी जीरो आ गया, देन, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना क्या क्या इंडिकेट कर सकता है? हाँ, हाँ, दोनों में से कोई एक वेक्टर या तो नल है या फिर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी अगर जीरो है, इसका मतलब है ए इज नल वेक्टर और बी इज नल वेक्टर और थीटा इज पाई बाई टू। थीटा मतलब, हाँ, दोनों के बीच का एंगल ऊपर के नोटेशन को फॉलो करते हुए। ये बहुत काम की इक्वेशन है ना। मैक्सिमम लोग ए डॉट बी जीरो होता है तो 90 डिग्री को ही बोलते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि आपका, हाँ, एक ए और बी में से कोई क्या हो जाए, नल हो जाए। हाँ, अगर वो लिख के दे रहा है कि ए और बी नल नहीं है, फिर तो तय है कि थीटा 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर ए डॉट बी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका थीटा है वो जीरो से पाई बाई टू ओपन होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंडीशन का, है ना, अराइज होता है यहाँ पर, कि ये जो जीरो है, जीरो से पाई बाई टू है। दोनों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को, बाकी को तो नहीं आएगा जो रट्टा मारते। ये जो एंगल है, ये एंगल सोचे जीरो से कितना हो रहा है, पाई बाई टू, और पाई बाई टू क्या रहेगा, ओपन। तो पाई बाई टू रीच नहीं कर पाएगा, पाई बाई टू से छोटा होगा थोड़ा सा। तो हम लोग देख सकते हैं जब जीरो रहा होगा तो ये वेक्टर कोलिनियर रहे होंगे और दे विल बी लाइक पैरेलल, और जीरो हटते ही ये वेक्टर कोलिनियर हट जाएंगे, कुछ एंगल आ जाएगा जीरो से बड़ा। तो यहाँ पर कई बार सवालों में ए डॉट बी पॉजिटिव के साथ वो कंडीशन डाल देता है कि वेक्टर शुड नॉट बी कोलिनियर। तो जब वो कंडीशन डाल देगा कि वेक्टर शुड नॉट बी कोलिनियर, तो मैथमेटिकली ए डॉट बी तो अभी भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं ए डॉट बी को पॉजिटिव करूं तो जीरो पे भी पॉजिटिव है और जीरो से पाई बाई टू के बीच में भी पॉजिटिव ही है। तो मैथमेटिकली यहाँ पर इस कंडीशन में बदलाव नहीं आता। लेकिन जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा आंसर वो कोलिनिटी वाला हटाना पड़ जाएगा, जब दो वेक्टर ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे तब उसको अपन यूज भी करेंगे। इसी जगह में लिख देता हूँ यहाँ पर सेम चीज नेगेटिव के लिए। अगर ए डॉट भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपकी अब पाई बाई टू से बड़ी हो गई है और पाई क्लोज। फिर से यहाँ पर वही लफड़ा पाई पे, पाई पे आते वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, लेकिन अब कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब है हमें ये वाली कंडीशन पे भी आंसर हटाना पड़ेगा अगर वो बोलता है कि वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे कैसे करते हैं। पांचवा पॉइंट, कॉम्पिटिटिव हो गया, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हो गया। दूसरा, इसी जगह पे, यहीं पर ही देख लेते हैं, इसी जगह पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है।
इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो हम यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए को हम लोग ए लिख सकते हैं, मॉड बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी। ये आएगी, कब आएगी ये? व्हेन थीटा इज 0। और इसी तरह से ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए बी व्हेन थीटा इज पाई। इसका मतलब देख सकते हैं कि ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू और ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू तभी आती है जब वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो एक तरफ लाइक पैरेलल पे मैक्सिमम और लाइक पे मिनिमम, और बीच के एंगल पे जो वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच में कुछ लाई करेगी, माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी कुछ लाई करेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है अब मैं जो लिखने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, कि ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट लेंगे, क्या मिलेगा? ए डॉट ए क्या होगा? ए का स्क्वायर। यानी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता क्या है? किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? उसका उसी से डॉट लिया गया है। यानी कि अगर मैं कभी भी वेक्टर का स्क्वायर देखता हूं तो मेरे को मन में ये सोचना चाहिए मैंने उस वेक्टर का खुद ही के साथ क्या लिया है, डॉट। इससे मेरे पास यहाँ पर कई चीजें निकल के आ जाएगी कि अगर मैं कभी ये देखता हूँ होल स्क्वायर, तो इससे मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि ए प्लस बी वेक्टर का डॉट ए प्लस बी के साथ लिया गया है। तो इसको मैं ऐसा सोचूंगा फिर कि ए प्लस बी वेक्टर लिया और उसका डॉट खुद ही के साथ किया, ए प्लस बी के साथ ही किया, क्या मिलेगा? ए डॉट ए कितना होगा? ए स्क्वायर। फिर एक मिलेगा ए डॉट बी, एक मिलेगा बी डॉट ए, दोनों कॉम्पिटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं ए माइनस बी का स्क्वायर बोलूं तो इसका मतलब हम लोग इसमें यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं बस, इसका डॉट खुद ही के साथ ले रहे हैं, क्या मिलेगा डॉट लेने पे? ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, मैं जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बातें बोल रहा हूँ ना, लिख रहे हैं साथ के साथ। मेरे पास, मैं उन बच्चों की शक्लें अच्छे से ध्यान रखता हूँ, मेरे पास वो बाहर आते हैं ना, मैं 1% भाव नहीं देता हूँ ऐसे बच्चों को ध्यान से लेना। आज नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद कभी भी टेस्ट हुआ और कोई क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए ऐसा बच्चा आएगा ना, मैं साफ बता रहा हूँ उसको भगा दूंगा। क्योंकि अभी जब मैं बता रहा हूँ ना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं साथ के साथ, वो लिखते रहे, ऐसा वो सोचते हैं कि मुझे दिखता नहीं है। मेरे नजर सारे बच्चों पे होती है, ध्यान रखना, एक एक बच्चे को देख रहा होता हूँ मैं। ए डॉट बी की वैल्यू, इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखो, घटा दे, इसमें से इसको घटा दे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से हमें 4 a डॉट बी मिलेगा, और वो मिलेगा हमारे को दिस माइनस दिस। तो यहां से हम कह सकते हैं इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं ए प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर को, ये सब अपन लोग बचपन में करते थे, बिल्कुल वैसी कहानी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो। और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ तो 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा, यहाँ -2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 4 टाइम्स ए डॉट बी लिख देंगे। नहीं समझ में आओ? छठा फॉर्मूला, ए प्लस बी वेक्टर का डॉट ए माइनस बी के साथ, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, कट गया, और बी डॉट बी माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आओ? सातवां फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जिसको ये समझ में आया है वो ये भी लिख सकता है। तो इसको होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका डॉट इसी के साथ। नहीं समझ में आओ? शॉर्टकट में
नहीं समझ में आ गया होगा समझ में। पिछली क्लास में हमने दो लाइन के बीच का एंगल निकालने की बात करी थी। दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? हाँ, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का डॉट ले लेंगे। पिछली क्लास में बताया था। तो एक 7वां पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट वो हो सकता है, लेकिन वो पिछली क्लास में लिखा दिया है। हाँ, 8वां पॉइंट। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। पता ही है सब। तो अगर मैं यहाँ पर एक ए वेक्टर लिखूं, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये ए वेक्टर लिखूं। और बी वेक्टर लिखूं B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि इस पर ध्यान नहीं देते। ए डॉट बी, मैं बोल रहा हूँ सामने देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यही बताया था अभी। अब डॉट लेंगे, ए डॉट बी लेंगे, आई डॉट आई। तो इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो A1 B1, A2 B2, A3 B3। और आई डॉट जे, जे डॉट, ये सब तो जीरो जाएंगे। तो यहाँ बनने वाला है मेरे पास A1 B1, A2 B2, A3 B3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, अंडर रूट B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सबको आता होगा शायद। एंड कॉस थीटा। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। जब हमें आई कैप और जे कैप के टर्म में ए और बी लिखे होंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए हम ये करेंगे। और इन दोनों टर्म को इसके नीचे क्या कर दो? डिवाइड। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉस थीटा। और कॉस थीटा से दो वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू याद रखेंगे, जीरो क्लोज्ड, पाई क्लोज्ड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर पहली क्लास में लिखा है। कॉपी करेंगे इतना। 8 पॉइंट लिखे हैं, एक के नीचे एक, फटाफट कॉपी करेंगे। अब स्पीड में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी चीज जो बतानी थी, समझाने की थी, वो समझा दी। अब लिखना है बस।
यहाँ तक सबका। इधर देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है? हैं? इसका क्या मतलब है? कोई अगर ये लिख रहा है, इससे क्या मतलब निकालता है? दो वेक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने दो वेक्टर लिखे तो उनके बीच में आपको ऑपरेटर चाहिए होता है, तो वो ऑपरेटर क्या क्या हो सकता है? डॉट, क्रॉस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इनमें से अगर कुछ भी नहीं है दो वेक्टर के बीच में सिंबल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा होता ही नहीं है, दो वेक्टर को हम डिवाइड करते ही नहीं। वेक्टर के लिए हमारे पास सिर्फ चार ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, डॉट, क्रॉस, बस। ये ओनली फोर ऑपरेशंस। जिसमें डॉट और क्रॉस के लिए स्पेशल कंडीशन होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सीधे जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो वेक्टर के बीच में डॉट और क्रॉस होता है, वेक्टर के बीच में, स्केलर के बीच में नहीं होता। कोई अगर ये लिख रहा है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, मीनिंगलेस है ये। क्यों? ये स्केलर लिखा है, ये वेक्टर लिखा है, और बीच में क्या है? डॉट। ये अब मीनिंगफुल है। क्यों मीनिंगफुल हो गया ये कोई वैल्यू लिखी है, तो ए डॉट बी को क्या बोला? के, तो के इंटू सी चलेगा, क्योंकि के स्केलर है। हो गया। ये याद कर लेंगे, ये सारे के सारे ये सब काम आएंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये उधर सातवां वो लिखा है जो, ये अभी क्वेश्चंस मिलते ही ये सब सीधे अप्लाई करना है। एक आखिरी पॉइंट और बचा है इसके अंदर, जनरल पॉइंट्स के अंदर, वो देख लेते हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइन्थ वाला। हो गया खत्म? जल्दी जो लोग लिख रहे हैं। नाइन्थ पॉइंट बताते हैं अभी क्या है।
साइड में एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं जब तक। हाँ, सामने देखेंगे। दुनिया का कोई भी वेक्टर इस तरह से लिखा सकता है, एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना और ये बहुत काम आएगा आगे भी पूरे चैप्टर के अंदर। कोई भी दुनिया का ए वेक्टर है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर। इस वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे इसके? तीन, एक आई कैप, एक जे और एक के। ध्यान से देखना अगर समझ में आए तो। ए वेक्टर का डॉट आई के साथ लिया, तो जब मैं एक वेक्टर का डॉट आई के साथ लूंगा तो कौन सा कंपोनेंट देगा? आई वाला। तो ये तो हो गया स्केलर, और ये आई कैप। ए का डॉट जे के साथ, जे कैप, और साथ में ए का डॉट के साथ और के कैप। इसमें कुछ गलत है क्या? वही तो लिखा हुआ है जो कि ए वेक्टर लिखा जाना चाहिए। ये क्या दे देगा? आई कंपोनेंट, स्केलर मिलेगा उसका, और मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। ये कौन देगा? जे कंपोनेंट स्केलर मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, और ये के कंपोनेंट स्केलर मल्टीप्लाइड बाय के कैप। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, जिनका दिमाग विमाग काम नहीं करता, उनके लिए एक लाइन लिख देते हैं। ये ए वेक्टर है। अब मैं अगर ए वेक्टर का डॉट आई के साथ लूंगा तो क्या मिलेगा? हाँ, तो ये ए वन ही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। अभी भी नहीं आया, छोड़ देंगे, बेस्ट है। बाकी जिनको समझ में आ गया होगा शायद समझ में आ गया होगा। दुनिया के किसी भी वेक्टर को इस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ये और ये एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो यहाँ सीधे सीधे ए वन लिखा है उसको वहां पे छुपा करके डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और कोई फर्क नहीं। आए तो ठीक है, नहीं तो बेस्ट तरीका है ना, मैंने क्या बोला, छोड़ देंगे, सबसे बेस्ट होता है। आगे दो क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड पे, ये नहीं भी फॉर्मूले पे बेस्ड है कुछ। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 5, 6 और 7 नंबर के पॉइंट। हाँ हाँ, इससे ये कैसे निकालेंगे अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड, ये तीनों मैग्नीट्यूड बता दो? इन तीन डेटा से ये कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, अबे गधों, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। बिल्कुल गधे हो, पिछले साल एचसी वर्मा में भी इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे दिए तीनों के, और ये मैग्नीट्यूड पूछा, कैसे निकालूंगा उसको? हाँ, बिल्कुल गधे हैं यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग, पता नहीं क्यों कर रहे हैं जेई की तैयारी, भगवान जाने। इसका स्क्वायर अभी अभी बताया था, स्क्वायर वहां पे लिखे थे वरना। इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये रहा। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये रहा। ये चाहिए। और अभी हमने एक इक्वेशन ये वाली इस्तेमाल नहीं करी है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इसमें ए डॉट भी नहीं आ जाएगा?
कुछ भी नहीं आता है तुम लोगों को, गधे हो तुम। पता नहीं कैसे तुम लोग सोच लेते हो कि तुम लोग मतलब जी की तैयारी कर सकते हो। समझ में नहीं आता मेरे को तो। जो इतना बड़ा गधा इंसान है, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, वो बच्चा सोच रहा है वो जेई को क्लियर करेगा। पहली बार होगा कि मेरे को बैच में बताना पड़ा है, किसी बैच में इतने सालों में। 121 कितना होता 23 का स्क्वायर? 529 माइनस 900, ये आ गया 2 टाइम्स ए डॉट बी की वैल्यू। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दूंगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ए डॉट। ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। कितनी आ रही है वैल्यू? ये आ गया 21, 550, 650, 650 में से ही जाएगा तो माइनस का 250। 400। क्या आंसर आ गया ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का? हाँ। अगर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 400 है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ। प्लस माइनस नहीं होगा? क्यों? पिछले साल से भी घटिया बैच है ये। पिछले साल के बच्चे कोरोना में घर पढ़ रहे थे ना, वो भी तुमसे अच्छे थे। अगला वाला क्वेश्चन। क्या करेंगे इसको करने के लिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर दे रखा है। इससे ये डेटा निकालना है और ये तीनों मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। क्या करूंगा यहाँ पे? स्क्वायरिंग कर दूंगा। क्या मिलेगा इसका स्क्वायर करने पे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये पूछा है, ये डेटा सारा लिखा हुआ है ऊपर। 9 + 1 + 16। अगले का आंसर। क्या लिखा है यहाँ पर? एबीसीआर यूनिट वेक्टर, इससे क्या पता चलता है?
तीनों का मॉड 1 है। पहली चीज तो ये पता चली। सच दैट, इससे क्या पता चलता है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। इससे क्या पता चलता है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी से मतलब बी और सी किसी प्लेन में और ए वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए का डॉट बी के साथ, ए का डॉट सी के साथ जीरो होगा, ये मतलब है इसका। तो ए का डॉट बी जीरो और ए का डॉट सी के साथ भी जीरो होगा। और एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3। इससे क्या मिल गया? बी डॉट सी। बी डॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और बीच का एंगल π/3। कितना मिल गया ये वैल्यू? मैग्नीट्यूड बी और सी कितना है? हाफ। अब ये पूछ रहा है ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे ये? इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे। जो इस बैच में 10-15 बच्चे ना पढ़ने वाले, उनको कह रहा हूँ मैं, ऐसे सवालों के आंसर फटाफट दे दिया करो। जिस दिन मेरे को लग गया ना काम की चीजें नहीं है, उड़ाने लग जाऊंगा, बता रहा हूँ चैप्टर को, साफ साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी को तो मेरे को पता है क्या स्थिति है। जो 10-15 पढ़ने वाले हैं ना, वो जब सवाल लिखो इस तरह के दो दो कौड़ी के, इमीडिएटली आंसर दे दिया करो फटाफट। तुम अगर आंसर देना बंद कर दोगे ना, बता रहा हूँ औपचारिकता निभाऊंगा चैप्टर खत्म कराने की अगली बार से। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद बोलूंगा नहीं इस बैच में, ध्यान रख लेना। 4 हो गया ये वैल्यू। हाँ, से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2। इधर देखेंगे सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक डेटा दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9 है, और हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कहीं से भी पढ़ने पे दिख नहीं रहा है वेक्टर का सवाल है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा, कोई लाइन तक नहीं है ऐसी, या कोई एक वर्ड भी नहीं है जो बताए कि वेक्टर का सवाल है। बट ये वेक्टर से होगा कैसे? हम लोग एक वेक्टर v1 लेंगे यहाँ पे, जो कि ए आई जे जे और सी के कैप के बराबर है। इसको देख करके क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा? यानी 3 हो गया ये। अब इस वेक्टर v1 को देखें और इसको देखें, तो ये इस v1 का किसी के साथ डॉट लिखा हुआ है, तो किस वेक्टर के साथ डॉट लेंगे v1 का? तो ये बन जाएगा, ये देखो, ये v1 का डॉट v2 के साथ लेंगे तो क्या मिलना चाहिए? ये वेक्टर है वो। और जो हमसे पूछा गया है वो v1 डॉट v2 है, और उसकी कौन सी वैल्यू पूछी गई? तब यहाँ पर हम v1 डॉट v2 लिखेंगे। v1 डॉट v2 का वैल्यू क्या होता है? मॉड v1 मॉड v2 कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू जो लिखी है v1 डॉट v2 यही है, a प्लस 2b प्लस सी। v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। v2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड √6। और यहाँ क्या है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करी, और ये वैल्यू क्या ले ली जाए? तो देयर फोर आंसर आ गया, a प्लस 2b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू 3√6। कब आएगी ये? व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर क्या है? कोलिनियर। यानी कि v1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा टाइम्स v2 वेक्टर लिख सकता हूँ। और लैम्डा v1 को लैम्डा टाइम्स v2 लिख सकता हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा। b की वैल्यू क्या हो गई? 2 लैम्डा। और c की वैल्यू हो गई लैम्डा। और लैम्डा वहां पे क्या है? स्केलर। तो लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 √2 √3 कुछ भी रखते जाएंगे, ऐसे अपने को अनगिनत क्या मिल जाएंगे? v1 वेक्टर मिल जाएंगे, जो v1 का डॉट v2 के साथ हमेशा इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहे होंगे? 3√6 दे रहे होंगे।
कितनी लाइंस इस क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ लगी है हम देखो इस पूरे क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 4, कितनी लाइंस लगी है? हाँ, 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ करके इतना ही स्पेस, जितना स्पेस इसमें लगा है, और 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, सेम तरह का क्वेश्चन घर के लिए मिलेगा, बिल्कुल सेम तरह का प्रैक्टिस के लिए। जिनको करना है वो शाम को पीडीएफ को रेफर करें। फिर बोल देता हूँ, जितनी लाइंस इस सवाल को सॉल्यूशन तक लिखने में लगी, उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और जगह छोड़ देंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 शाम को पीडीएफ में मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने भी पिछले वाले क्वेश्चंस को लिख लिया है। हम्म 10। सिंपल सवाल है, मुश्किल से 4 से 5 लाइन बस। इस पहली लाइन को पढ़ने पे एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, इतना पढ़ता है वह, यहां से लेके यहां तक जिसने पढ़ा और इस तक उसने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकता बच्चा। इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो एक एवरेज बच्चा, या मतलब कह दें कि जो बच्चा सिर्फ टाइम पास के लिए बैठा रहता है क्लास में, वो ये सब चीजें कभी भी पढ़ करके नहीं समझ पाता। 2 साल पढ़ ले, 3 साल पढ़ ले। क्या बता सकते हैं, कोई बता सकता है इस यहाँ से लेके यहाँ तक से क्या एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस निकलता है? हाँ, क्या पता चलता है इस लाइन से? यहाँ से एक्स वाई प्लेन पर है, पी और क्यू पॉइंट्स एक्स और वाई प्लेन पर है, क्योंकि ये प्लेनर फिगर है। ये प्लेन फिगर किस पे बनेगा? एक्स और वाई प्लेन पे, यानी कि यहाँ पर कोई भी जेड कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो पी और क्यू पॉइंट है उसमें सिर्फ आई कैप आएगा और जे कैप आएगा, इसमें के कैप नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर फिगर पे लाई कर रहे हैं, और वो प्लेनर फिगर एक्स और वाई प्लेन है। यहाँ से ओपी का डॉट इसके साथ -1 है और क्यू का इसके साथ 2 है। तो सबसे पहले तो इस कर पे लाई करने वाला पॉइंट पी लिखा जाए। तो पी पॉइंट को अगर मैं बोलूं अल्फा है, तो वाई पॉइंट की वैल्यू के लिए एक्स की जगह अल्फा रख देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा? 2 की पावर अल्फा +2। नहीं समझ में आएगा?
इसी तरह से अगर मैं क्यू पॉइंट को बोलूं तो क्यू पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि एक्स बीटा है, तो वाई की वैल्यू 2 की पावर बीटा प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया क्यू पॉइंट। ओ साफ लिखा हुआ है सवाल में कि ओरिजिन, ओ इज ओरिजिन। तो अगर मैं ओपी वेक्टर लिखूं तो ओपी वेक्टर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फा आई कैप प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 2 जे कैप, और साथ में उसने ओपी का डॉट किसके साथ, आई के साथ दे दिया। कितना दे दिया, -1। अगर मैं इस ओपी का डॉट आई के साथ लूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, यहां से अल्फा मिल गया -1। और अगर अल्फा मिल गया तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अल्फा की वैल्यू को यहाँ रखी -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2, 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसी तरह से मैं यहाँ से ओ क्यू वेक्टर का डॉट किसके साथ, आई के साथ 2 दे रखा है, तो ओ क्यू लिखूंगा तो मिलेगा बीटा आई कैप प्लस 2 की पावर बीटा प्लस 2 जे कैप, और इसका डॉट मैं आई के साथ लूंगा तो वो 2 है, तो दिस विल गिव मी बीटा। कितना मिल गया बीटा, 2। बीटा 2 आ गया तो क्यू के कोऑर्डिनेट भी आ गए, बीटा की जगह 2 रख दिया तो 2,16, बस खत्म हो गया सवाल। अब ये क्यू आ गया, ये पी आ गया, यहाँ लिखा है ओ क्यू वेक्टर, क्या मिलेगा, ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 16 जे कैप, बस -4 टाइम्स ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर ये रहा, क्योंकि ओ ओरिजिन है तो यही होगा ओपी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे इसको, -आई कैप प्लस 2 जे कैप, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ गया 2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये 6 आई कैप लिखा हुआ है प्लस ये 16 था और ये माइनस का 8, तो यानी कि 8 जे कैप, और इसका कोई हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो वो ऑब्वियसली 10 होगा। सिंपल सवाल, दिख रहा है कुछ यहाँ पे, कितना पेज, एक पेज। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा हमें, शाम को। अभी कितने सवाल हो चुके हैं, 2। ध्यान रखना जिसके पीछे जगह छुड़ाई है वही लिखना ताकि ऑर्डर ना बदले। ये 4 वाला क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा है 5th वाला, इसलिए यहाँ लिखा है। ये वाला करेंगे, क्लास घर पे आके पढ़ेंगे तो ये वाला समझ में आएगा कि क्या करना, नहीं तो ये वाला नहीं समझा, ये वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग करें वो लोग जैसे बोला जा रहा है वैसे फॉलो करें। नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर हम लोग शायद फिजिक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिकैप कर देता हूँ इस चीज का, क्योंकि मैथ्स में बहुत जगह काम आएगा ये, बेहद काम आता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सामने देखें, ये जो भी लोग कॉपी कर रहे हैं, पहले तो सॉल्यूशन वाले लोग कॉपी करें, इतना सिंपल सा सवाल हो जाना चाहिए था सबसे। ये फटाफट बता रहा हूँ, छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान से फटाफट हटा दो ये सब। जब तक जो लोग कॉपी कर रहे हैं, होमवर्क देख लिया जाए, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ होमवर्क। एनसीईआरटी में आखिरी एक्सरसाइज कौन सी करी थी, 10 पॉइंट, तो 10.3 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी। साथ में वेक्टर 3D के अंदर हमारा 5वां हुआ था डिस्कस शायद आज, 6ठा डी सेल्फ, 6th डी सेल्फ। होमवर्क में है एनसीईआरटी 10.3, डू योर सेल्फ 6। ओवन में क्या दिया था, 1 से 11 दिया था। तो ऐसा करते हैं, अभी ओवन को तो नहीं छूते हैं क्योंकि इलस्ट्रेशन और हो जाए तो सही रहेगा। S1 में से कुछ दिया था, लिखो S1 एक्सरसाइज 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4, ये हो गया, ये हो गया, और 4। ओवन में से कुछ नहीं है, O2 में कुछ नहीं है, साथ में एक रेस, ऑल्टरनेट है ना क्लासेस हफ्ते, रेस नंबर 24, ये होमवर्क है। परसों, अच्छा मंडे भी, अच्छा संडे आ गया बीच में। मेरे को करना ही नहीं है, मैं आखिरी में करूंगा डिस्कस।
पीएनसी के अंदर अभी ले लूंगा, आधे लोगों ने तो चालू ही नहीं करा होगा पढ़ना अभी तो। 10 तक करा था आज। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये मैक्सिमम है जो दे सकते हैं। नहीं नहीं, जिसको करना है कर लेना, मेरी तरफ से ये होगा कि जिसको लगता है मैं 25 कर सकता हूँ, 26 कर सकता हूँ, करो आराम से। 33 तक बटी हुई है रेस, तो 24 दी है। जिसको लगता है सर मैं 25 भी कर सकता हूँ, कर लेना, मेरी तरफ से होगा कि ठीक है। अभी अगले टर्न पे करेंगे हम लोग, आज तो हो नहीं पाएगा ये होमवर्क है, देख लेना टाइम मिल जाए तो। और 2 सवाल पीडीएफ में वही लोग करना जिनको सीखना है ना, बाकी लोग खोल के भी मत देखना।